आज के इस गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं। कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही खास टॉपिक, बहुपदों का मास्टर क्लास यानी पॉलिनोमियल्स। हाँ, बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास स्रोत के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन वन शॉट रिवीजन स्लाइड डेक है। हमारा मकसद सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि इन बहुपदों के पीछे का जो असली लॉजिक है वो उसे डिकोड करना है। सही कहा। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ x और y वाले गणित के फॉर्मूले नहीं है। ये असल में ये समझने का एक तरीका है कि वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, बीजगणित या एल्जेब्रा तो हम सब ने पढ़ा है, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं होता है। इसकी एक बहुत ही सख्त शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं जैसे x या y, उनकी पावर्स केवल होल नंबर्स होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3। अच्छा, तो मतलब कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और ना ही कोई फ्रैक्शन या भिन्न। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, 5x³ - 2x² + x - 8। हाँ, इसमें तो सारी पावर्स होल नंबर्स हैं, 3, 2, 1। हाँ, और इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, जैसे इसमें 3 है, उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। और जो नंबर्स वेरिएबल्स के साथ गुणा होते हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। श्रुत के ही चेक पॉइंट 1 में एक एक्सप्रेशन है y² + √3y। हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। वही तो, अगर रूट आ गया तो क्या ये अभी भी बहुपद है? क्योंकि रूट का मतलब तो पावर हाफ होता है ना? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। लोग रूट देखते हैं और कह देते हैं कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूट किस पर लगा है। यहाँ तो ये 3 पर लगा है। बिल्कुल, रूट सिर्फ कोएफिशिएंट पर है, यानी संख्या 3 पर। वेरिएबल y पर तो पावर्स 2 और 1 ही हैं, जो कि होल नंबर्स हैं। इसलिए ये 100% एक पॉलिनोमियल है। अरे वाह, ये तो सच में फंसाने वाला सवाल था। मतलब पाबंदी से वेरिएबल्स पर है, नंबर्स पर नहीं। एकदम सही। लेकिन हाँ, अगर वेरिएबल खुद रूट में हो, जैसे √x, या फिर फ्रैक्शन की नीचे हो, जैसे 1/x, तो वो बहुपद की श्रेणी से बाहर हो जाता है। समझ गया। और फिर स्रोत में डिग्री के आधार पर इनके प्रकार भी बताए गए हैं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। हाँ, और इसी के साथ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम टिप भी है। किसी भी बहुपद की जितनी बड़ी डिग्री होगी, उसके अधिकतम जीरोस भी उतने ही होंगे। 0 या शून्यक। हाँ, तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब गणित में जीरो सुनते ही लगता है सब खत्म, लेकिन यहाँ तो ये किसी जादुई चाबी की तरह लग रहा है। ये असल में एक जादुई चाबी ही है। मान लीजिए आपका बहुपद एक मशीन है जिसे हम px कहते हैं। 0 x की वो वैल्यू है जिसे मशीन में डालते ही पूरी मशीन का आउटपुट 0 हो जाता है। अच्छा, तो वो वैल्यू जो पूरे एक्सप्रेशन को शून्य कर दे। हाँ, चलिए इसे साबित करते हैं। स्रोत में एक उदाहरण है, px = x² - 2x - 8। ठीक है। अब अगर हम x की जगह 4 रख दें तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर हुआ 16 और -2 × 4 हुआ -8। और आखिर में एक और -8 है, तो 16 -8 और फिर -8, ये तो सच में शून्य हो गया। बिल्कुल। इसलिए 4 इस बहुपद का एक 0 है और इन्हें कई बार रूट्स या सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। ये तो हुई गणितीय गणना, लेकिन मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत पसंद आया जहां इसका ग्राफिकल अर्थ समझाया गया है। हाँ, वो सबसे विजुअल हिस्सा है। इसे द गोल्डन रूल कहा गया है। द गोल्डन रूल। हाँ, रूल ये है कि कोई भी ग्राफ क्षैतिज एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उस बहुपद के ठीक उतने ही जीरोस होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है। जल्दबाजी में कई बार y एक्सिस वाले इंटरसेक्शन को भी गिन लिया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। हमें y एक्सिस को पूरी तरह इग्नोर करना होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस से कितनी बार टकरा रहा है।
स्रोत के चेक पॉइंट 2 में एक बहुत ही शानदार विजुअल है इसके लिए। वहां एक ऊपर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला है, एक यू आकार का ग्राफ जो हवा में ही तैर रहा है। हाँ, अपवर्ड पैराबोला। वो एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करता। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब इसके 0 जीरोस हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से मिला ही नहीं तो उसका कोई रियल जीरो नहीं है। बहुत ही तार्किक है। अब इसके बाद जो विषय आता है वो तो मुझे किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है, जीरोज और कोएफिशिएंट्स का गुप्त संबंध। ये सच में गणित की खूबसूरती है। एक क्वाड्रेटिक बहुपद में जो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, उसके 2 जीरोज होते हैं। मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। मजेदार बात यह है कि आपको असल जीरोस पता होने की जरूरत भी नहीं है। उनके बीच का जो सम है यानी जोड़, वो हमेशा -b/a होता है। अच्छा, और उनका प्रोडक्ट? उनका प्रोडक्ट हमेशा c/a होता है। अरे वाह, तो बिना जीरोस निकाले ही हम उनका जोड़ और गुणा जान सकते हैं। हाँ, और क्यूबिक बहुपद के लिए भी एक शानदार मेमोरी ट्रिक है स्रोत में। वो चिन्हों वाली ट्रिक। हाँ, चिन्हें हमेशा राइट साइड पर माइनस प्लस माइनस के पैटर्न में चलते हैं, जैसे -b/a, फिर c/a और फिर -d/a। ये याद रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तो जीरो से पॉलिनोमियल बनाने वाले हिस्से पर हुआ। रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, मतलब ये तो ऐसा है जैसे हमें केक के तत्व दे दिए गए हों कि ये लो सम और प्रोडक्ट, और अब वापस पूरा केक यानी पॉलिनोमियल बनाकर दिखाओ। ये उपमा बहुत अच्छी है, लेकिन इसी केक को बनाने में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर प्रश्न में सीधे जीरोस दिए गए हैं, मान लीजिए 2 और 3, तो कई लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है के ब्रैकेट में x² - सम गुणा x प्लस प्रोडक्ट, तो वे सीधे सम की जगह 2 और प्रोडक्ट की जगह 3 रख देते हैं। अरे, जबकि उन्हें पहले जोड़ना और गुणा करना चाहिए था। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी चेतावनी है। पहले 2 और 3 को जोड़कर 5 बनाइए, वो आपका सम है, और फिर गुणा करके 6 बनाइए, वो आपका प्रोडक्ट है। तो सही समीकरण x² - 5x + 6 होगा। एकदम सही। सीधे वैल्यूज डालने से पूरा सवाल गलत हो जाता है। स्रोत में एक और उलझन वाला उदाहरण है जहां सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है। हाँ, फ्रैक्शन वाला सवाल। जब हम इसे फॉर्मूले में डालते हैं तो वो x² - 1/4x - 1 बनता है। ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए तो हम उस कांस्टेंट k का इस्तेमाल करते हैं। तो k का क्या काम है यहाँ? k एक ऐसा नंबर है जो उस फ्रैक्शन को हटा देता है। अगर हम k को 4 मान लें और पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दें, तो वो फ्रैक्शन गायब हो जाता है। अच्छा, तो वो बन जाएगा 4x² - x - 4। बिल्कुल, और इससे हमारी जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समीकरण देखने में साफ सुथरा हो जाता है। यह बहुत ही उपयोगी तकनीक है। अब आते हैं इस मास्टर क्लास की सबसे बड़ी चुनौती पर, डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब बहुपदों का भाग। हाँ, पॉलिनोमियल डिवीजन। ये अक्सर लोगों को डराता है। यहाँ क्या दिलचस्प है कि ये बिल्कुल हमारे सामान्य भाग जैसा ही है, बस इसमें अंकों की जगह वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं। तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है ये जानना कि भाग देना कब रोकना है। इसके लिए स्रोत में द गोल्डन स्टॉप रूल दिया है ना? हाँ, रूल ये है कि जब आपके रिमाइंडर यानी शेषफल की डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए या फिर रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपको वहीं रुक जाना है। मतलब अगर हम x² से भाग दे रहे हैं और नीचे सिर्फ x बचता है, तो बस वहीं ब्रेक लगा देनी है। एकदम सही। लेकिन इसमें फंसाने के लिए एक और चीज होती है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ट्रैप। हाँ, चैप्टर 4 में एक लॉन्ग डिवीजन का उदाहरण है, 3x² - x³ - 3x + 5। अगर हम इसे ऐसे ही भाग देना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो सब कुछ गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। भाग देने से पहले हमेशा पावर्स को घटते हुए क्रम में लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आएगी? बिल्कुल, इसे -x³ + 3x² - 3x + 5 लिखना होगा, तभी आप सही से भाग दे पाएंगे। और घटाते समय जो चिन्हों के बदलने वाली बात है, वो भी तो एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है ना? बहुत बड़ी। जब आप नीचे वाली लाइन को घटाते हैं तो उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस। मतलब अगर हम ध्यान ना दें तो पूरा भाग गलत हो सकता है। हाँ, सिर्फ एक माइनस की गलती और पूरा जवाब गलत। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। सही बात है।
अब हम इस स्लाइड डेक के अंतिम और सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं, फाइनल बॉस एमसीक्यू चैलेंज। एमसीक्यू हमेशा ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें आपको पैटर्न पहचानने होते हैं। हाँ, जैसे स्रोत का दूसरा सवाल, x² - 11 के जीरोस पूछे गए हैं। ये देखने में कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान है। अगर हम x² - 11 को शून्य के बराबर रखें तो x² बराबर 11 हो जाता है। और फिर x की वैल्यू प्लस और माइनस √11 आ जाती है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल भी बहुत दिलचस्प है। अपवर्ड पैराबोला के लिए a की शर्त क्या होगी? अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है तो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a, उसे 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव। सही जवाब। लेकिन सबसे ट्रिकी सवाल तो छठा है। अरे हाँ, क्वेश्चन 6 मेरा पसंदीदा। यदि जीरोस अल्फा और 1/α हैं तो c की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल है। अगर आप इसे लंबे तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर हम अपना गुप्त संबंध वाला लॉजिक लगाएं तो अल्फा और 1/α का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा से अल्फा कट जाएगा और बचेगा सिर्फ एक। और फॉर्मूले के अनुसार प्रोडक्ट होता है c/a, तो मतलब c/a बराबर 1 हो गया। बिल्कुल। और जब c/a 1 है तो c बराबर a हो जाएगा। ये तो सेकंड्स में सॉल्व हो गया, बिना कोई लंबा कैलकुलेशन किए। यही तो इस वन शॉट रिवीजन की ताकत है। अगर आप लॉजिक समझ गए तो गणित कोई हौवा नहीं है। बहुत खूब। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हमने सीखा कि बहुपद क्या है, कैसे वेरिएबल्स की पावर का होल नंबर होना जरूरी है, और जीरोस का जादू कैसे काम करता है, खासकर एक्स एक्सिस पर उनका ग्राफिकल महत्व। साथ ही कोएफिशिएंट्स और जीरोस का वो गुप्त संबंध और डिवीजन एल्गोरिदम के वो सुनहरे नियम और ट्रिकी मिस्टेक्स। सच में ये सब बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बात सोच रहा था। क्या? आज हमने देखा कि कैसे हम एक ग्राफ के एक्स एक्सिस से टकराने वाले जीरोस की तलाश करते हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो ये बहुपदीय वक्र या कर्व्स सिर्फ कागज पर या हमारी किताबों में नहीं है। सही बात है, ये तो हमारे आसपास हर जगह है। बिल्कुल। जब हम किसी रोलर कोस्टर की उस खड़ी ढलान को देखते हैं या किसी बड़े सस्पेंशन ब्रिज के तारों का वो परफेक्ट यू आकार देखते हैं, तो हम वास्तव में भौतिक दुनिया में इन बहुपदों को ही काम करते हुए देख रहे होते हैं। हाँ, वो रोलर कोस्टर असल में एक पॉलिनोमियल ग्राफ ही तो है। तो अगली बार जब कोई भी किसी बड़े ब्रिज से गुजरे तो ये सोचने वाली बात है कि उस विशाल पुल का जीरो आखिर कहाँ होगा, कौन सा वो संतुलन बिंदु होगा जो उस पूरे ढांचे को गिरने से बचा रहा है। ये बहुत ही शानदार विचार है। गणित सिर्फ पन्नों पर नहीं, हमारी असली दुनिया की नींव में बसा है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये गहन अध्ययन यहीं पूरा होता है। इन गणितीय पैटर्न्स को अपने आसपास खोजते रहिए